हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में जैसे कि मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमए हिस्ट्री के आप लोगों का जो अभी 21 में आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है वो डिस्कस कर रही थी। अब तक मैंने आपको 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज की हमारी ये वीडियो होगी जिसमें पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग बाकी के 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी तक हमने नोटिस क्या किया था कि 50 क्वेश्चन जो हमने पहले के कर लिए उसमें आपके एंशिएंट और मेडिएवल और बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे 51 क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आगे के और क्वेश्चंस में किस किस कहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसे हम लोग और भी आगे तैयारियां करते रहेंगे, उसके लिए वीडियो आती रहेंगी, उसके लिए चैनल पे बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है आज का पहला क्वेश्चन। द डिटेल अकाउंट ऑफ द नगरक इन वत्स्यायन कामसूत्र इज ऑफ द। तो वात्स्यायन के जो कामसूत्र के नगरों का विस्तृत विवरण वास्तव में क्या था। आपके ऑप्शंस यहाँ दे रखे थे। शहरी क्षेत्र के नव समृद्धों का, फैलन के शौकीन शहरों अमीरों का, या फिर कमजोर नैतिकता के शहरी लोगों का, या फिर अमीर लोगों का जो शहरी लोग थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो सिटी ब्रेड वेल्दी मैन ऑफ फैशन। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी होता है आप सबका करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 है आप लोगों का बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन है। और अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि आपके ऑप्शन में क्या पूछा। चचनामा जो है एक फेमस वर्क है, एक फेमस इतिहासकार है, वो किसके प्रसिद्ध है, किसने लिखी थी, किस लिए ये फेमस है, कश्मीर, सिंध, पंजाब या फिर गुजरात। तो ये फेमस थी सिंध के लिए। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 का क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन वी कम टू नो दैट द राष्ट्रकूट हैड अपॉइंटेड वन मधुमती सन ऑफ सहियारा ऑल्सो नोन एज सुघातिपा एंड अरब एंड मुस्लिम एज द गवर्नर ऑफ समयान मंडल। तो इनमें से किस अभिलेख से हमें पता चलता है कि राष्ट्रकूटों ने सहियारा पुत्र मधुमती, जिसे सुगातिबाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो कि एक अरब और मुसलमान था और समयान मंडप का गवर्नर बनाया गया था। तो वो कौन थे, तो वो थे आप लोगों के चिचनी दान। ठीक है, तो ये चिचनी दान अगर देखोगे 1926 ईस्वी में दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सबका यहाँ पे सी था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज टू रेस्ट टू कंट्रोल कन्नौज फ्रॉम धर्मपाल। इनमें से किसने सबसे पहले कन्नौज के धर्मपाल को छीन लिया था। तो ये आप देख रहे हो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय स्ट्रगल, मेडिएवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन में प्रतिहारा के जो राजा था वसराज ने, राष्ट्रकूट के राजा ने ध्रुव ने, या फिर प्रतिहारा का जो नागभग सेकंड था उसने, या फिर राष्ट्रकूट का राजा गोविंद थर्ड ने। उसका राइट आंसर है प्रतिहारा का राजा वस्त्रराज ने क्या करा था, कंट्रोल कर लिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 आपको यहाँ पर स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। ठीक है, आपको अभिकथन और उसका तर्क दे रखा है और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं, और उसका क्या रीजन है। ओके, पहला ऑप्शन आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, द एलिपेट ऑफ सकोलोत्पक्षर। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है वर्ड, दोबारा से पढ़ लेते हैं। सकलोत्तर पथेश्वर, उत्तर के सभी क्षेत्रों के स्वामी का विश्लेषण हर्ष को उनके कट्टर प्रतिद्वंदी चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के उत्तराधिकारियों द्वारा दिया गया था। उसका रीजन क्या दे रखा है कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों की प्रशंसा के लिए उन्हें उत्तराधिकारियों के हर्षवर्धन की स्तुति का उपयुक्त यहाँ पर इन्होंने किया था। तो राइट आंसर ये दोनों होता है। ये दोनों ही रीजन सही है, दोनों ऑप्शन सही है। और यहाँ पर आपको क्या देखना है कि ए और आर दोनों करेक्ट है, और रीजन जो दे रखा है, जो तर्क दे रखा है अभिकथन का, वो भी करेक्ट है। तो अगर हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे तो ए और आर दोनों करेक्ट है, और आर जो है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है, अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स the Tang Emperor Taisung's second embassy to Harshvardhan court founded that Harshvardhan had died as in throne was usurped by someone. The usurper was defeated and taken to the China with the help of फोर्सेस फ्रॉम। तो चीन स्रोतों के अनुसार ये बात बोली जा रही है कि हर्षवर्धन के दरबार में तांग सम्राट ताई सुंग के दूसरे राज दोस्त ने पाया कि हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी और उसके सिंहासन को किसी ने हड़प लिया था। हड़पने वाले को किस की सेनाओं की मदद से पराजित किया गया और उसे चीन से ले जाया गया। तो वो थे नेपाल और असम। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 से। यहाँ पर भी आपसे बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्सिमम आप लोग देख रहे हो बुक्स एंड ऑथर से बहुत क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इस बार स्टूडेंट ने कहा था कि बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन कम आए हैं। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों ने नोटिस करा है, बुक्स एंड ऑथर आपसे ज्यादा पूछे गए हैं इस बार, बल्कि इस बार अगर आप देखोगे तो आपसे मैच द फॉलोइंग के थ्रू आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपसे इस बार ज्यादा लास्ट ईयर के मुकाबले देखोगे तो ज्यादा बुक्स एंड ऑथर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है,
बढ़ेंगे बुक्स एंड ऑथर की तरफ तो देखो यहाँ पर आपको कालिदास, भाष्य, शुद्राका, भट्टी और भारत, ये तीनों को ये ऑथर है और इनकी बुक के नेम आप लोगों को बताने, करेक्ट मैच करना है। तो 57 क्वेश्चन हम बुक्स एंड ऑथर देखेंगे। तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले कि कालिदास ने कौन सी बुक लिखी थी, तो कालिदास ने क्या लिखी थी, विक्रम उर्विशम। तो पहला ऑप्शन आपका यही करेक्ट है, ठीक है। तो पहला आपका पहला ही होगा। दूसरा मैं बात करूं कि भाषा की, तो भाषा ने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी आपका दूत घटोत्कच, ठीक है, दूत घटोत्कच इन्होंने ये बुक लिखी थी। थर्ड अगर हम बात करेंगे शूद्रक की, तो शूद्रक ने लिखी थी मृच्छकटिकम, ठीक है, मृच्छकटिकम इन्होंने लिखी थी। बात करेंगे भाटी की, तो भट्टी ने जो बुक लिखी थी, चौथी बुक अगर आप लोग देखोगे तो वो है रावण वध उन्होंने लिखा था। और अगर हम बात करेंगे भारत की, तो भारत इन्होंने बोला नाट्य शास्त्र। तो आपका राइट सीक्वेंस यहाँ पर 1 3 4 5 2 बनेगा। 1 3 4 5 2 आपका राइट सीक्वेंस है। तो 1 3 4 5 2 अगर मैं आपको देखूंगी यहाँ पे कहाँ पे बनता है, 1 3 4 5 2। अगर ये सीक्वेंस में आपके ऑप्शन से मिलाऊं तो पहला ऑप्शन है 1 2 3 4 5 4, ये ऑप्शन आपका गलत होता है। दूसरा है आपका 3, यहाँ पे 1 नहीं है और ये भी गलत। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 5, ये ऑप्शन भी नहीं है। 1 1 5 3 5, ये भी गलत है, यहाँ पे दो बार 5 है। लास्ट अगर मैं देखूंगी तो अगर आप स्टूडेंट यहाँ पर देखोगे, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पर आपको गलत दे रखे हैं। राइट सीक्वेंस आपका इस क्वेश्चन का ये बनेगा 1 3 4 5 2। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करा है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे एक बात नोटिस करी होगी, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ऑप्शन नंबर सी इन्होंने तो गलत दे रखा है, क्योंकि बी भी 5 है और ई भी 5 है, ये दोनों ही की दोनों 5 ऑप्शन दे रखा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को शायद मिल जाए यहाँ पर 4 नंबर, क्योंकि यहाँ सीक्वेंस ही गलत है। 1 3 4 5 2 यहाँ पर इसका राइट सीक्वेंस होगा। ओके, तो अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को एग्जाम में किया होगा तो होप आप लोगों को इसके नंबर यहाँ पे मिल सकते हैं। बाकी देखते हैं कि इसका आगे क्या रहता है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस में तो ये ऑप्शन आपको नहीं दे रखा है, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को गलत माना जाएगा। बाकी आगे देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या दिया गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है, What is the following statement is true about आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बातें बोल रखी है, इसमें से कौन सी बातें सही हैं। तो आर्यभट्ट जो है ऑप्शन नंबर सी सही है कि आर्यभट्ट जो है वो ब्राह्मण के विषय में पृथ्वी केंद्रित दृष्टिकोण रखते थे और उन्होंने सही ढंग से समझाया कि ग्रहण चंद्रमा के पृथ्वी की छाया में या पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने का कारण होता है। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। चरक संहिता जो है वो डिवाइड हुई थी कितने में, कितने चैप्टर्स में, कितने सेक्टर्स में। तो यहाँ पर 6 सेक्शन है, 20 चैप्टर, 8 सेक्शन 120 चैप्टर, 7 सेक्शन 20 चैप्टर या फिर 7 सेक्शन 21 चैप्टर। तो वो हुई थी आपके 8 सेक्शन और 120 चैप्टर में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था, बुक्स पढ़ रहे हो तो ऑथर्स भी याद रखो और उस बुक्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी याद रखो, वो किस विषय में बोली गई थी, किस टॉपिक पे वो बुक लिखी गई और मेन चीज हमें उसमें क्या देखने को मिलता है। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। तो ए होल स्क्रिप्शन है पुलकेशिन की, वॉज कंपोज्ड बाय, तो किसके द्वारा वो रची गई थी, हरिसेन द्वारा या फिर जयभट्ट द्वारा, रवि कीर्ति द्वारा या फिर आप लोगों के एक अज्ञात कवि जो खुद को कालिदास और भास के बराबर मानता था। तो राइट आंसर यहाँ पे रवि कीर्ति है जिन्होंने होल अभिलेख की रचना की थी। राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है, 60 क्वेश्चन कर लिया है अभी तक, आपको एंशिएंट मेडिएवल से ही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है। A ruler of one of the following dynasty of the south who was called by the Arab traveler Suleiman as among the 4 greatest sovereign of the world, equal to the Khalifa of Baghdad and Emperor and China and Turkey। तो दक्षिण भारत के जो राजवंशों में से एक, जिसने अरब यात्री सुलेमान ने दुनिया के 4 महान संभुआओं से बगदाद के खलीफा और चीन के तुर्की से सम्राटों को बराबर कहा था। आपके ऑप्शंस हैं वीर एवं सुंदर पांड्या से, या फिर आपके राजेंद्र फर्स्ट जो कि चोला से थे, या फिर नंदीवर्मन पल्लवा से, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चोला मोनार्क हु कॉन्कर्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका एंड मेड इट अ प्रोविंस ऑफ हिज एम्परर वाज। तो चोल सम्राट है जिसे श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया, उसने अपने साम्राज्य का प्रांत बनाया था। तो वो कौन थे, राजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, अधिराज राजेंद्र या फिर प्रांतक फर्स्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, राजा फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर
63 है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिरफ पोर्ट इन चोला ट्रेड एंड विद पर्शिया एंड अरेबिया। तो पारस और अरब के साथ चोल व्यापार में सिराफ बंदरगाह में क्या महत्व था। आपके ऑप्शन है, इट वॉज द मेन मार्केट फॉर द परचेज ऑफ हॉर्सेज, इट वॉज द मैक्सिमम डिमांड इंडियन गुड्स, या इट वॉज द फर्स्ट हेल्प फॉर शिप गोइंग टू पर्शिया एंड अरेबिया, या इट वॉज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ द सेलर एंड मर्चेंट ऑफ द इंटायर इंडियन ओशन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होता है, ये एक पूरे हिंदू महासागर के नाविकों और व्यापारियों के मिलने का स्थान था। तो राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर डी होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64 क्वेश्चन है, आफ्टर द डिफीट ऑफ रशिया एंड द रशियो जापानीज वॉर ऑफ 1905। ये होता है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो 1905 में रूस जापानी युद्ध में रूस की हार के बाद रूस जनता जार के शासन के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी। तब जार के कुछ रियासतें दी थी, जिसे क्या कहा जाता है, फरवरी कंसेशन, ड्यूमा रिफॉर्म, अक्टूबर मैनिफेस्टो या मार्क मैनिफेस्टो। तो इसे बोला गया था अक्टूबर मैनिफेस्टो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आप सबसे, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इन कन्फेशनल स्कीम द एम्परर वाज कंसीडर्ड टू बी द रूलर ऑफ मिडल कंट्री, मध्य प्रदेश के जौनक्यूए से, ऑल विद इन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ऑल अंडर हेवन, या फिर ऑल द लैंड एसएफसी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होता है, ऑल ओवर जो हेवन। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 66 में क्या पूछा गया था, अ सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वंस अपॉइंटेड, ही और शी कैन रिमेन इन ऑफिस टिल। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक बार नियुक्त होने के बाद वह किस पद पर बने रह सकते हैं। आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, लाइफ अनलेस फोर्स टू रिजाइन ऑन हेल्थ ग्राउंड और स्कैंडल, यानी कि पूर्व जीवन काल तक, ठीक है, जब तक कि स्वास्थ्य सुधार या घोटाले पर इस्तीफा देने के लिए वो मजबूर ना किए जा सके तब तक वो यहाँ पर इस पद पर बने रहेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 67 आपके क्वेश्चन देखोगे, ये आता है, ये मैंने आप लोगों ने अगर वीडियो बहुत अच्छी से देखी होगी तो बुक्स एंड ऑथर से मैंने आपको ये करवाया था। और ये अगर हम बात करेंगे तो यहाँ एक आपको ऑथर दे दिया एरिक हॉस्बॉर्न की। तो एरिक हॉस्बॉर्न की अगर पुस्तक को सही क्रम में लगाना है, द एज ऑफ रेवोल्यूशन, एज ऑफ एक्सट्रीम, एज ऑफ एम्पायर, एज ऑफ कैपिटल। तो अगर हम इनकी बुक को क्रोनोलॉजिकल सही क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहली बुक उनकी आई थी द एज ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, उसके बाद आई थी द एज ऑफ कैपिटल, देन फिर आता द एज ऑफ एम्पायर, एंड द लास्ट आई थी द एज ऑफ एक्सट्रीम। तो 1432 इनका राइट सीक्वेंस होता है 67 का। तो 1432 अगर आप देखोगे तो ये आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, 1432। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 आपका यहाँ पे दिख रहा है, विच ऑफ द कंट्रीज were to first to develop colonial empire in distinct region। तो इनमें से किन देशों ने दूर प्रदेशों के सर्वप्रथम उपनिवेशों साम्राज्यों की स्थापना की थी, पोर्चुगल, फ्रांस, स्पेन या फिर डच। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं और आपको नीचे ऑप्शंस भी दे रखे हैं कि कौन सा करेक्ट है। तो आप यहाँ देख सकते हो ए और सी आप लोगों का सिर्फ करेक्ट होता है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 है, मेडिटेरियन इन 16th सेंचुरी वाज अ वर्ल्ड थिएटर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू। किसके अनुसार 16वीं सदी के भूमध्य सागर वैश्विक अर्थव्यवस्था का वैश्विक रंगमंच था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, फर्नेट ब्रोडल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच बुक इज कंसीडर्ड एज अ सेमिनल वर्क ऑफ हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजी। इनमें से कौन सी पुस्तक ऐतिहासिक मानव शास्त्र की मौलिक रचना मानी जाती है, स्ट्रेंज डिफीट, द रॉयल टच, या फिर द स्टोरियन क्राफ्ट, या फिर बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, द रॉयल टच, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, विच बुक कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द रीजन ऑफ हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में कौन सी पुस्तक में हुमायूं के शासनकाल के बारे में सूचना दी जाती है, तारीख रसीदी, तबाकत नसीरी, फुतह उल सतीन, या फिर तजुल मुसीर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, तारीख रसीदी में हमें क्या हुमायूं के शासनकाल के बारे में पता चलता है। ओके, तो ये भी बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग देखो कितने ज्यादा बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन आप यहाँ देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। हाउ मैनी सूब अकबर हैड इन हिज एम्पायर। अकबर के साम्राज्य में कितने सूब थे, 10, 18, 16 या फिर 15। तो वो थे 15। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है, हु ट्रांसलेटेड अथर्ववेद इनटू पर्शियन। तो इनमें से किसने मुगल काल में अथर्ववेद की फारसी में अनुवाद किया था। आपके ऑप्शन है, अब्दुल हामिद लाहौरी ने, हाजिद इब्राहिम सिरहिंदी ने, काफी खान ने, या फिर
मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो ये किया था हाजी इब्राहिम सिरहिंदी ने, इसको क्या किया था, अथर्ववेद को पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट अनुवाद किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 है, आप लोगों को इसको क्रोनोलॉजिकल सही क्रम में लगाना है कि अकबर के समय पर ये कौन सी चीजें पहले आई थी और कौन सी चीज बाद में। तो इसको अगर हम सही क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो आया था इंट्रोडक्शन ऑफ ड्यूअल रैंक ऑफ जट एंड सवार। तो जट एंड सवार जो है हमें अकबर के समय पर सबसे पहले देखने को मिला। उसके बाद उन्होंने क्या करा था, प्रोक्लेमेशन ऑफ तौहीद ए इलाही, ठीक है, तौहीद ए इलाही की उन्होंने घोषणा की थी। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने इशू महजर, तो महजर का जो जारी किया था, महजर नामा उन्होंने जारी हुआ था। फोर्थ अगर मैं बात करूंगी तो उन्होंने इंट्रोडक्शन किया था दाग एंड सहारा की, दाग और चेहरा की शुरुआत की थी और लास्ट उन्होंने जजिया टैक्स को हटाया था। तो आपका राइट सीक्वेंस है 4, 1, 3, 5 और 2, ठीक है, 4, 1, 3, 5, 2। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूंगी तो 4, 1, 3, 5, 2 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखा रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हाट वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ द पोर्चुगीज इन इंडिया। तो भारत के पुर्तगालियों ने किस शहर को सबसे पहली अपनी राजधानी बनाया था, गोवा, कोचीन, कैलिकट या फिर कनूर। तो राइट आंसर है कोचीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको मैच करना है और बताना है कि कौन से, यहाँ पे आपको पटवारी और फिर कानूगंगो या फिर अमल गुजार और फिर कारकुन, इनकी पोजीशन बतानी है कि किसका क्या काम होता था। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं पटवारी की, तो पटवारी का काम क्या होता था, विलेज रेवेन्यू ऑफिशियल, तो वहां का राजस्व अधिकारी होता था। दूसरा अगर मैं बात करूं कानूंगो की, तो कानूंगो क्या था, रेवेन्यू सिस्टम जो होता था, तो तालुका स्तर का राजस्व अधिकारी था वो। तीसरा अगर मैं बात करूं अमल गुजार की, तो अमल गुजार रेवेन्यू ऑफिशियल था डिस्ट्रिक्ट लेवल का, और कारकुन अगर देखोगे तो वो क्या था, अकाउंटेंट था। तो 3, 2, 1, 4 यहाँ पर आपका राइट सीक्वेंस होता है। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे 3, 4, 1, 2, तो वो आपका कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप सबका यहाँ करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच मुगल एम्परर हैड द मोस्ट नंबर ऑफ हिंदू मनसबदार इन हिज कोर्ट। किस मुगल शासक के अधीन हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे ज्यादा थी, अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। तो वो औरंगजेब के टाइम पर थी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 आपसे पूछ रहा है, हु प्रोफाउंडेड द थ्योरी ऑफ जागीरदारी क्राइसिस टू एक्सप्लेन द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को परिभाषित करने वाला वो पहला इतिहासकार कौन था, इरफान हबीब, W.H. मोरलैंड या फिर अथर अली या फिर सतीश चंद्र। तो वो कौन थे, सतीश चंद्र थे। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर डी होता है। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कह रहा है, हु पैट्रोनाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ खैरोल मंजिल इन दिल्ली। तो दिल्ली के खैरोल मंजिल जो नामक मदरसे का निर्माण कराया था वो किसने करवाया था, हमीदा बानो बेगम ने, गुलबदन बानो बेगम ने, महम अंगा ने या फिर जहां आरा ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होता है, महम अंगा ने इसको बनवाया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे क्या पूछ रहा है, दारा शिकोह जो है इनमें से उन्होंने किस किस चीजों पर काम किया था, ठीक है। तो दारा शिकोह की अगर मैं बात करूं तो दारा शिकोह के आप लोगों को बताना है इन्होंने किस किस पे काम किया था। तो उन्होंने किया था साफिनात उल अलौरिया पे, कलीलिया व दिमना पे, असनत उल अरिफन में या मजमा उल बहरीन में। तो उन्होंने किस किस पर काम किया था अगर हम देखेंगे तो उन्होंने जो काम करा था, उन्होंने साफिनात उल औलिया पे, हजनत उल अफरीन पे और मजमा उल बहरीन पे, इन तीनों पे काम किया था। लेकिन बी ऑप्शन आपका नहीं होता है, तो ए, सी और डी आपका करेक्ट है। तो आपको नीचे ऑप्शन में दे रखा था तो इसीलिए बी नहीं पूछा, क्योंकि नॉट नहीं पूछा, उन्होंने किस किस पर काम किया दारा शिकोह ने वो पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 भी आप देखोगे बुक्स एंड ऑथर है, आपके पास 4 बुक्स एंड ऑथर दे रखे हैं कि किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी हुई है। तो आपने देखो फिर से कितने सारे क्वेश्चन आए, पता नहीं स्टूडेंट्स ने क्यों बोला था कि बुक्स एंड ऑथर से सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार, बट आप लोग ऐसा नहीं है, इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में भी ज्यादा पूछे गए। मैच दी फॉलोइंग के थ्रू आपसे इस बार ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। अगर आपको हर एक ऑथर की बुक के बारे में पता होगा तभी तो आप करेक्ट मैच कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी कि जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का आगे एंट्रेंस एग्जाम देगा, आप लोग बुक्स एंड ऑथर को बहुत अच्छे से जरूर करके जाइएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी थी। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं इरफान हबीब की, तो इरफान हबीब की अगर बुक देखोगे तो उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, द प्रिंस ऑफ द मुगल एम्पायर, सॉरी दोबारा से कर लेते हैं। इरफान हबीब की बुक जो अगर आप देखोगे उन्होंने लिखी थी एन एटलस ऑफ द मुगल एम्पायर, ये इरफान हबीब ने लिखी थी। दूसरी अगर हम बात करेंगे मुजफ्फर आलम की, मुजफ्फर आलम की बुक लिखोगे द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम इन इंडिया। राजीव किनार की बात करेंगे तो राजीव किनारा ने अगर जो बुक लिखी थी वो उन्होंने लिखी थी राइटिंग सेल्फ, राइटिंग एम्पायर, ठीक है। ये
ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और लास्ट अगर देखोगे मुंशी फुलताई, उन्होंने लिखे थे द प्रिंस ऑफ द मुगल एम्पायर। तो 2413 आपका यहाँ पे राइट सीक्वेंस बनता है। नीचे देखते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है। 2413 आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। 82 में आप लोगों को यहाँ पर क्या दे रखा है, 18वीं सेंचुरी, यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री के बारे में 18वीं सेंचुरी में यहाँ पे एक तरफ थ्योरी की परिकल्पना दे रखी है, उसमें विद्वान दे रखे हैं। तो किस विद्वान ने, किस स्कॉलर ने कौन सी थ्योरी दी थी, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एथर अली की। तो एथर अली ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो उन्होंने दी थी सबसे पहले थ्योरी कल्चरल फेलियर्स या स्टैग्नेशन के ऊपर। दूसरे अगर स्कॉलर बात करेंगे डेविड स्टूडेंट की, तो डेविड स्टूडेंट थ्योरी दी थी ट्रिब्यूटरीज कमर्शियलिज्म। तीसरा है इरफान हबीब, इरफान हबीब ने अगेरियन क्राइसिस की थ्योरी दी थी। और संजय सुब्रहाडम ने लिखी थी पोर्टफोलियो कैपिटलिज्म। इट मीन्स आपका राइट सीक्वेंस 3412 बनता है। तो अगर हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे, 3412 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। 83 आप लोगों से बैटल्स पे क्वेश्चन आया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था बैटल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ खानवा और बैटल ऑफ सैमिल। तो कौन से किसने बैटल लड़ा था और किसका क्या नतीजा रहा था, वो आपको यहाँ पे इसमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैटल ऑफ बिलग्राम। तो बैटल ऑफ बिलग्राम देखोगे तो ये आपके किसमें फाइनल, इसमें हुमायूं हार गया था शेरशाह से, ठीक है। फाइनल डिफीट ऑफ हुमायूं बाय शेरशाह। तो यहाँ पे शेरशाह के हाथों हुमायूं क्या गया था, हार चुका था। बात करेंगे बैटल ऑफ घाघरा की। तो बैटल ऑफ घाघरा अगर देखोगे तो ये बाबर के बीच में लड़ा गया था और अफगान के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि अफगानों की महमूद लोदी ने क्या किया था, इसके हाथों से हार चुका था। थर्ड हम बात करेंगे बैटल ऑफ खानवा की। तो बैटल ऑफ खानवा जो है वो डिफीट, उसमें राजपूत हार गए थे, ठीक है, जिसके अंदर राणा संगा और बाबर के बीच में हमें लड़ाई देखने को मिलती है। तो बाबर ने यहाँ पे राणा संगा को हरा दिया था। लास्ट आपका सुमेल है, तो इसमें क्या हुआ था, आप लोगों के राजपूत के मारवाड़ के जो मालदेव के नेतृत्व में शेरशाह के हाथों में यहाँ पे ये लोग हार चुके थे, मारवाड़ के लोग। राइट सीक्वेंस आपका 3214 बनता है, ओके। तो 3214 अगर आप ऑप्शन में जाओगे 3214 आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। बैटल जरूर करके जाइएगा, इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जरूर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर वर द मराठा एडमिटेड टू द नोबिलिटी। इनमें से किस मुगल शासक के काल में मराठों को मुगल अभिजात वर्ग में शामिल किया गया था, अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। राइट आंसर आपका जहांगीर, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ड्यूटी दे रखी है और ऑफिशियल दे रखी है, किसकी कौन सी ड्यूटी होती है ये आपसे यहाँ पे पूछा गया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफिशियल की। जो अधिकारी थे मंजूबदार, तो मंजूबदार का क्या काम होता था, वो इंचार्ज होते थे सेरेमनीज के। अगर मैं बात करूंगी वकैया नेविस की, तो वकैया नेविस क्या करता था, वो करता था वो इंचार्ज था इंटेलिजेंट, पोस्ट और हाउस होल्ड अफेयर का। अगर मैं बात करूंगी चिटनिस की, तो चिटनिस का काम क्या था, इनिशियली अकाउंटेंट जनरल था और बाद में वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। दावीर जो थे वो रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस के क्या थे, इंचार्ज थे। तो राइट सीक्वेंस 4213 आप लोगों का यहाँ बनता है। तो अगर मैं ऑप्शन में ढूंढूं 42 और 13 आपका ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है मुझे, तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 आप लोगों को यहाँ पर शिवाजी का इवेंट से रखे और आपको इसको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले मैं अगर बात बताऊं शिवाजी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएगा, तो सबसे पहले इन्होंने औरंगजेब के कोर्ट में विजिट किया था, ठीक है, और वहां पे कैदी बनाए जाए थे और फिर वहां से फरार हो जाना, ये इनका पहला था। दूसरा अगर मैं बात करूंगी कि उन्होंने शिवाजी का जवाली किला पर कब्जा कर लिया था। तीसरी अगर मैं बात करूंगी तो उन्होंने शिवाजी का साहित्य खाना की सेना पर शिविर पर हमला कर दिया था। और लास्ट जो हुआ था वो रायगढ़ में शिवाजी के राज्याभिषेक और छत्रपति की पदवी पर उन्होंने ग्रहण किया था। तो 3124 आपका यहाँ पे राइट सीक्वेंस होता है। तो राइट आंसर आप क्वेश्चन नंबर 86 का देखोगे 3124 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 आपसे क्या पूछा गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन द मराठा एम्पायर वॉज सुपरवाइज्ड बाय। तो वहां का मराठा के अधिकारियों में से कौन सा राजस्व विभाग को देखभाल करता था, पेशवा, अमात्य, सचिव या फिर सुमंत, वो थे अमात्य होते थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, अमात्य रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मराठा एम्पायर में सुपरवाइज करते थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेक्ट इवेंट्स बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ करेक्ट इवेंट बताना है, सही क्रम में लगाना है। तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले जो हुआ था वो नादिर शाह ने भारत पर हमला करा था। देन फिर हमें अहमद शाह अब्दाली जो थे इन्होंने भारत पर हमला करा था। थर्ड अगर देखोगे तो रिवोल्ट ऑफ द सिख अंडर बंदा बहादुर, तो सिख के जो विद्रोह देखने को मिलता है हमें बंदा बहादुर में। और लास्ट जो हुआ था दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो 2314 आप लोगों का यहाँ पे राइट सीक्वेंस बनता है। तो 2314 अगर आप देखोगे तो राइट 2314 अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट, सॉरी
हाँ बी, ऑप्शन नंबर बी आप सबका यहाँ करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 89 की तरफ। वास्को दी गामा फाउंड आउट अ न्यू रोड टू इंडिया एंड इन 1498 रीच्ड। तो वास्को दी गामा ने भारत के लिए एक नया मार्ग खोजा था और 1498 में कहाँ पहुंचा था? मद्रास, बॉम्बे, गोवा और कैलिकट। तो ये आप सभी जानते हैं वो कैलिकट में पहुंचे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। हमें ऐसे 100 क्वेश्चंस करने हैं तो जल्दी जल्दी कवर अप कर लेते हैं। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट प्रेसिडेंट इन इंडिया वाज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली जो प्रेसिडेंसी थी मद्रास, सूरत, हुगली या मसूलीपट्टनम, तो वो थी सूरत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप सबका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 है परमानेंट सेटलमेंट अंडर जमींदार्स वर मेड हेरिडिटरी ओनर ऑफ द लैंड इन रिटर्न फॉर पेमेंट ऑफ अ फिक्स एनुअल अमाउंट एज रेवेन्यू टू द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इंट्रोड्यूस बाय। तो स्थायी बंदोबस्त जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व के रूप में एक निश्चित वार्षिक राशि के भुगतान के बदले में जमींदार को भूमि का वंशानुगत मालिक बनाया गया, जिसके द्वारा किसके द्वारा वो पेश किया गया था? तो वो पेश किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर आप सबका यहाँ राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है हु फॉरबेड द यूज ऑफ दस्तक बाय द सर्वेंट्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर देयर प्राइवेट ट्रेड। किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों द्वारा अपने निजी व्यापार के दस्तक के उपयोग पर रोक लगाई थी? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड रिपन? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग ने रोक लगाई थी। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है विच चार्टर एक्ट हैड एलोकेशन ऑफ 1 लाख रुपीज फॉर एजुकेशन इन इंडिया। तो भारत के शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का जो आवंटन किस चार्टर अधिनियम ने किया था? तो वो क्या था? चार्टर एक्ट 1813 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वर नॉट एसोसिएटेड विद सर सैयद अहमद खान। इनमें से कौन सी रचना सैयद अहमद खान की नहीं थी? तहरीब उल अखलाल या फिर आसार उस सनादीद या असबाब ए बगावत हिंद या फिर अल हिलाल। तो अल हिलाल जो है वो सर सैयद अहमद खान द्वारा रचिता नहीं लिखी गई थी। 95 क्वेश्चन की तरफ पढ़ोगे। 95 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो 1857 के विद्रोह के फैलने के लिए इनमें से कौन सा कारक जिम्मेदार था? अवध को का विलय यानी कि अवध को एनेक्स कर लिया गया था। वाइड स्प्रेड करप्शन स्पेशली एट लोअर लेवल, व्यापार का भ्रष्टाचार हुआ था विशेष रूप से निचले स्तर पर, इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिली थी भारत में स्पेशली किसानों के लिए, या फिर ब्रिटिशर व परसीव एज फॉरनर अंग्रेजों को विदेशी माना जाता था। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आप सबके करेक्ट हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 है विच प्लेस डिड महात्मा गांधी ऑब्जर्व लास्ट फास्ट एट। किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपने अंतिम उपवास किया था? दिल्ली, पुणे, बॉम्बे, अहमदाबाद। तो दिल्ली में उन्होंने अपना लास्ट फास्ट किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 खतैया सिस्टम जो है वो किस प्रणाली से संबंधित है? टी प्लांटर ऑफ असम, जो असम के चाय बागान के मालिकों से था। अ प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर अमंग मुंडा ट्राइब, तो मुंडा जनजाति के बीच जो कृषि का प्रचलन था। अ फॉर्म ऑफ प्लांटर इन यूनाइटेड प्रोविंस, या फिर इंडिगो कल्टीवेटर, तो चंपारण का जो इंडिगो कल्टीवेटर में देखने होता है 3 कटाई सिस्टम उससे संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। 98 क्वेश्चन देखोगे तो 98 क्वेश्चन था हु वाज द कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी दैट लेड द अटैक ऑफ इंडिया बुर्मा बॉर्डर इन 1944। 1944 में भारत बुर्मा सीमा पर हमले करने का नेतृत्व करने वाली भारतीय राष्ट्रीय सेना के कमांडर कौन थे? तो वो थे कैप्टन शाहनवाब खान। कैप्टन शाहनवाब खान। ऑप्शन नंबर बी आप सबका यहाँ करेक्ट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 में नेशनल आईएनसी का ये आपको सही क्रम में लगाना है कि कौन सा मूवमेंट, कौन सा आंदोलन पहले हुआ था, कौन सा बाद में। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपका आया था मार्लो मिंटो रिफॉर्म, उसके बाद मोन्टेगो का चैम्फोर्ड रिफॉर्म, उसके बाद आपका डांडी मूवमेंट आया था, लास्ट आपका क्विट इंडिया मूवमेंट आया था। तो 3 4 1 2 आपका यहाँ पे राइट सीक्वेंस बनता है। अगर आप ऑप्शन में जाओगे तो 3 4 1 2 आपका ऑप्शन नंबर किसमें? बी में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100 और नाउ आज का ये लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट बिगेन विद डांडी मार्च। इनमें से कौन सा आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो स्टूडेंट ये थे आप लोगों के इस बार का एमए हिस्ट्री का 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 1 अक्टूबर को हुआ था। तो देख लो कि किस तरीके से इस साल आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस बार भी बुक्स एंड ऑथर से बल्कि और भी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो इट मीन्स आपको बुक्स एंड ऑथर याद भी ज्यादा करने चाहिए। एंशिएंट और मेडिएवल से ज्यादातर क्वेश्चन है और मॉडर्न से भी पूछे गए हैं। देखा जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे इस साल बहुत ही कम पूछे गए थे। तो आप लोग पूरी कोशिश करो, आपको सब कुछ पढ़ना है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये मैंने पूरे
पूरे कंप्लीट आपको 100 क्वेश्चंस करा दिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरे चैनल पर जब भी वीडियोज आए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। रात के 10 बजे आपको हमेशा मेरे चैनल पर वीडियोज अपलोड के टाइम हमारी होती है, आपको उस समय बने रहना। ओके, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।